अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। निज़ाम नाकाम, हुकूमत कामयाब, रियासती ढांचा बोसीदा मगर इक़्तिदार मुस्तहकम। वज़ीर आज़म दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रहे। हर बहरान का जिम्मेदार निज़ाम, हर नाकामी का जिम्मेदार निज़ाम, हर तातुल का जिम्मेदार निज़ाम। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ हर दौर में हुक्मरान निज़ाम का जनाजा भी निकालते हैं और साथ ही उसी निज़ाम के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार के मज़े लूटते रहते हैं। लेकिन जब सवाल उठता है कि निज़ाम कौन चला रहा है तो जवाब देने वाला कोई नहीं। हकीकत यह है कि अरबाब इख्तियार को मलबा दूसरे अनासर पर डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेकर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। आईन और कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, इंसाफ की बर वक्त फराहमी, मेरिट पर फैसले और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, ये वो इंग्रीडियंट्स हैं जिन पर अमल करके कोई भी जमहूरियत मुस्बत नताइज हासिल कर सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो इस एक जुमले ने सियासत में ऐसी हलचल बर्पा कर दी कि हुकूमत हर सिम से दबाव में आ गई। इक़्तिदार के ऐवानों में नई क़यासराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम गुज़िश्ता शब मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हो चुका, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब मोहसिन नकवी साहब के दोनों बयानात को जोड़कर देखा जाए तो मंजरनामा यही बनता है जिससे हमने बात शुरू की थी, यानी निज़ाम नाकाम मगर हुकूमत कामयाब। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। मैंने गवर्नमेंट को स्टार्ट की तो मैं गवर्नमेंट में आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं आपको बताऊं वो 18 घंटे भी कर, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब। सियासत में नारों की उम्र मुख्तसर और नताइज की उम्र तवील होती है। नारे अगर अमल में ना बदले तो वक्त के साथ ये सवाल बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान इश्क इमरान और एहतजाज के चैंपियन जैसे खिताबात से ज़्यादा अमली नताइज देखना चाहते हैं। हकीकत यही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की वज़ारत आला का सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान गवर्नेंस नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक तवक्कुआत हैं। जब सोहेल आफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यूँ महसूस हुआ जैसे इमरान खान साहब ने जेल की सलाखों के पीछे से एक नया ओपनिंग बैट्समैन मैदान में उतार दिया हो, जबकि पार्टी के अंदर उन्हें एक ऐसे नजरियाती कारकुन के तौर पर पेश किया गया जो इक़्तिदार नहीं बल्कि मकसद की सियासत करेगा। मगर अमली सियासत का रिकॉर्ड देखें तो जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, करारदादों, बयानात और मुलाकातों के मुतालबात से आगे कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली सामने नहीं आई जो इमरान खान साहब की रिहाई के मामले में फैसला कुन पेशरफ्त का बायस बनती। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रात पेशावर जलसे में सोहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया कि अगर मुकदमात मेरिट पर ना सुने गए और मुलाकातों पर से पाबंदी ना हटाई गई तो 27 सितंबर को इस बात की तरफ मार्च होगा। आइए सोहेल आफरीदी साहब के हल्फ उठाने से गुज़िश्ता रात तक के ऐलान पर नजर डालते हैं। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से इक़दाम उठाने शुरू कर देने। इंसाफ सड़कों पर होगा, तैयार हो, चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे। तैयार हो, हम तो बब्बर शेर हैं, हम बच्चा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे। तैयार हो, तैयार हो। अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेक नहीं है। मेरी लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सोशल मीडिया और सियासी हलकों में सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब इस वक्त हुकूमत दबाव में है तो फिर 7 हफ्तों के तवील इंतजार का क्या मकसद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रात अपनी तकरीर के अख्तिताम पर कहा कि मार्च के लिए उनके दिए गए 7 हफ्ते पर मुहित डेडलाइन पर कुछ लोग तनकीद करेंगे। जी बिल्कुल आफरीदी साहब, लेकिन कुछ लोगों से पहले इमरान खान साहब की खुद फैमिली ने एतराज़ उठा दिया है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि आप लोग इमरान खान साहब को इंतज़ार करवा रहे हैं, उन्हें इस कॉल की समझ ही नहीं आई। इमरान साहब को इंतजार से बाद हमें तो कभी समझ आई।
डॉक्टर बाबर अवान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वफाकी वजीर कानून, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इमरान खान साहब की 3 साल जेल की जो मुद्दत है उससे मुताल्लिक। इमरान खान साहब को डॉक्टर साहब 3 साल जेल में क्यों गुजर गए? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। ये ऐसा नहीं है जिस तरह पहले गिरफ्तारियां, इससे पहले सियासी लोगों की एक मुकदमे में गिरफ्तारी हुई और वो नीचे से बेल शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। अब आपको पता है कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ एट एवरी लेवल, लेकिन उसमें जाए बगैर मैं आपको इस पर्सपेक्टिव का दूसरा हिस्सा बताना चाहता हूँ। इतने मुकदमात हैं कि खुद जो बनाने वाले हैं, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के किसी आदमी से पूछें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब से पूछें तो उनको भी नहीं पता कि कितने मुकदमात बनाए जा चुके हैं, कितनी इंक्वायरीज मरकज़ में पेंडिंग है और कितनी और मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन इस सारे का नतीजा, जितने भी सारे मुकदमात घड़े गए इमरान खान के ख़िलाफ़, ये निकला कि जो वो करप्शन का मंत्रा था वो मंत्रा चलाने वालों के मुंह को जाके लगा है। उनके ऊपर कभी शादी का केस आ जाता है, कभी तोशा खाना 1 आता है, वो बरी होता है, उसी में से एक और तोशा खाना 2 शुरू हो जाता है। और ये तोशा खाना 1948 से लेके और 2026 तक सब ओहदों के जितने भी महकमे हैं, छोटे और बड़े, जो बाहर जाते हैं या जिनका फेस ऑफ होता है बैरूनी दुनिया के साथ किसी भी कैपेसिटी में, उन सबको मिलते हैं। ठीक, ये दूसरा इसका पहलू। इसका जो तीसरा पहलू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जितने भी केसेस चले, मिसाल के तौर पे जितना अरसा मैं सिंगुलरली उनके केसेस करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2013, आपको याद है उस इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 12 मुकदमात उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत के बन गए थे और 23 मुकदमात में जाके 2023 में मैंने उनकी एक दिन में बेल ली पेशावर से। उस वक्त तक कोई कन्विक्शन और कोई उस वक्त ना उनकी बेल रिजेक्ट हुई ना वो जेल गए। इसके बाद आता है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके ज़रिए से वो बैठे हुए हैं एक कोर्ट में और कोर्ट से उनको कोई नकाब वाले उठा के ले गए। अभी तक उस पर FIR नहीं हुई, ना ही पता लगा। DVD मिलेगी तो पता लगेगा कि, या वो CCTV फुटेज आएगी तो पता लगेगा उठाने वाला कौन था। दैट इज़ इन लिम्बो टिल डेट। इन हालात में सबसे पहली वजह तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन उसकी, और जो मुकदमात बनाने और चलाने वाले हैं उन्होंने फेयर ट्रायल किसी जगह नहीं दिया, इसलिए ये सबसे बड़ी वजह ये है। अब इसका दूसरा हिस्सा जो आपने कहा कि इमरान खान के बाहर ना आने की वजह, और उसमें जो दूसरा हिस्सा है उसका वो पॉलिटिक्स है। ये सीधे सीधे सियासी मुकदमात हैं, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी मैं आपको 2 मिसालें पेश कर सकता हूँ। पहली मिसाल ये है कि कोई पॉलिटिकल आदमी जिसका खालिक दीना हाल में 1945 से पहले ट्रायल्स हुए थे, इंडिया के उस वक्त जो मुसलमान लीडर थे उनके हुए, खालिक दीना हॉल कराची में है, उसको कोर्ट रूम बना के, लेकिन वो ओपन ट्रायल थे। यहाँ सारी की सारी अदलिया जिसने उनके खिलाफ केस चलाना होता है वो खुद कैदी बनते हैं, पहले जाके लाइन में खड़े होते हैं, उनका अंगूठा वहाँ लगवाया जाता है कि अंदर से उसके नाम के ऊपर कोई कैदी ना भाग जाए। जिस तरह सियालकोट में 12 जजेस जो थे उनको अंदर बंद करके कैदी बाहर भाग गए थे। और ये जो इसका आखिरी पहलू है वो ये है कि जिस दिन कोई फेयर ट्रायल हुआ, और फेयर ट्रायल क्यों ना हो जी, यहाँ जो आपके एलियन एनिमी स्पाई मास्टर्स पकड़े हुए हैं उन समेत सबको एक खुला ट्रायल मिलता है, लेकिन इमरान खान के लिए ये फैसिलिटी मौजूद कोई नहीं है। करेक्ट, बट और जो दूसरा है इसका, जी प्लीज़ अलाउ मी टू से दिस। आपने जिस तरह कहा कि ये पॉलिटिकल अगर उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये सारे मुकदमात जिस तरह से बनाए गए, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट दिस केसेस डिड नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। वहाँ काफ़ी केसेस जो है उसमें सज़ाएं मुअत्तल हुई, ख़त्म हुए वो केसेस, लोगों ने उसको विटनेस किया, लोगों ने उसको देखा। लेकिन लीगल टीम पे बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पर हो रही है कि कुछ केसेस को उस तरह से परसू भी नहीं किया जा रहा, या ये वो वाहिद जमात है आपकी डॉक्टर साहब के जिसमें वकला की तादाद जो है वकला अक्सरियत में नजर आते हैं, बावजूद उसके। अभी पिछले माह की एग्जांपल मैं कोट करूंगी, 26 नवंबर के केस में गौहर साहब को कहा जा रहा था कि वो आके जवाब जमा कराएं। वकील उनके लतीफ़ खोसा साहब चूंकि मौजूद नहीं थे तो गौहर साहब ने जवाब जमा नहीं कराया। सो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तनकीद है वो भी वजह है लीगल टीम पे? तनकीद कहीं ना कहीं वजह है, तनकीद मैं खुद करता हूं और इस बात पे मैंने खुद भी
एक वे फॉरवर्ड मुझे पूछा गया था, कोर कमेटी ने भी पूछा, अफराद ने भी पूछा, और ये भी दूसरी बात ये भी सच है कि बहुत बड़ी तादाद में वकला को दिए गए, लेकिन वो बड़ी तादाद वाले जो वकला हैं उनमें से कम लोग बाहर निकलते हैं, कम लोग सियासत करते हैं, कम लोग ट्वीट करते हैं, और वो टिकट होल्डर्स हैं उनमें से मोस्टली लोग, और या ऑफिस होल्डर जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये दो जो होते हैं ये किसी भी पार्टी का बैकबोन होते हैं, और जो इन सब की जिम्मेदारी है कि इस वक्त वो रास्ता जो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने और उनकी दूसरी बहनों ने मज़ामत का खोला है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, मेरी ट्वीट्स हैं हर हफ्ते तकरीबन, मैं बात भी करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, कि और कुछ नहीं हो सकता। जिन अहदेदारों से उनको चाहिए कि वो इमरान खान की बहनों के साथ मज़ामत में वो खड़े हुए नज़र आए, उनके हमकदम हों और उनके हम आवाज़ हों। इसी एतबार से जब ये शुरू हुई थी स्ट्रीट मूवमेंट, तो उसका जो कल्मिनेटिंग पॉइंट था वो जलसा था। तो इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि लोगों को ये जो आपने कहा कि लोगों को बड़ी शिकायत हुई है, जो इतनी लंबी डेट दी गई है 2 महीने की, उस शिकायत की एक वजह भी है। ये बात सारी जगह ही हो रही है। उसकी वजह ये है कि 3 साल से इमरान खान कैद तन्हाई में। ये जो लोग हैं ना, वो किसी ने मुझे कहा कि जी वो बहुत लंबी फहरिस्त है जो उनको खाने मिलते हैं और जो उनको सहूलतें मिली हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट दे दी है बाबर साहब, जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आ गई है कि ऐसी उनकी एक शाहाना लाइफस्टाइल वो अंदर गुजार रहे कि लोगों का बाहर जो मौजूद है उनको दिल कर रहा है कि जेल के अंदर चले जाएं। ये जितने भी है ना कहने वाले, उनके लिए मैंने कहा कि दुआ नहीं की जा सकती लेकिन ख्वाहिश की जा सकती है। मेरी ख्वाहिश ये नहीं, कौम पूरी की ख्वाहिश ये है कि सुपरिटेंडेंट जेल को बाद रिटायरमेंट जो रिपोर्ट देता है ऐसी, और बाकी जो है उनको अभी थोड़े अरसे में कोई मौका ऐसा बने कि उनको वही इमरान खान वाली सहूलियात वाला जो कमरा है वो नसीब हो, और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 दिन भी कोई कैद नहीं काट सकेगा जहाँ पे वो बंद है। बाकी से मुराद आपकी इनकम्बेंट्स की तरफ इशारा है। जाहिर है जी, ये तो केसेस तो है ना, चले नहीं है। वो सौदा हो गया था कि 26वीं आईनी तरमीम करनी है, 27वीं आईनी तरमीम करनी है, अदलिया को काबू करना है, और आपके केसेस जो हैं, उन्होंने कहा जी पहले हमारे केसेस जो हैं उनको आप लिम्बो में डालें, और वो उन्होंने कहा कि जी फौरन तब्दील हो गया, केस तो कोई एक भी नहीं ख़त्म हुआ, मेरिट पे कौन बरी हुआ है, सारे केसेस अभी तक पेंडिंग है। और जब दौर बदलेगा तो सारे के सारे वो डी नोवो ट्रायल के लिए किसी न किसी फोरम के पास चले जाएंगे। इसलिए कि ये 2 तरामीम जो हुई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप समझ लीजिए कि रेशम का कपड़ा था, उसमें एक टाट का पैबंद लग जिसकी लंबी उम्र नहीं है। मैं आखिरी जो जुमला इस बात पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान एक जानिब उनके बेटों से तकरीबन 6 महीने से इनकॉम्युनिकेडो, 3 साल से पूरा इनकॉम्युनिकेडो, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। कुछ थोड़े बहुत जो जाते थे वो जिन हालात में बैठते थे, आपके टेलीविज़न से अखबार से भी जाते रहे लोग, आप उनसे पूछिए कि वो कितने फासले पे इमरान खान से उनको बिठाया जाता था। आते जाते हल्की फुल्की वो इमरान खान खुद अपने इनिशिएटिव पे उनसे गुफ्तगू कर लेते थे, और वो लोगों को, सहाफ़ियों को, आम सहाफ़ियों को, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों या एंकर्स को जाने की भी इजाज़त मोस्टली नहीं दी जाती थी। 1 साल से, पूरे 1 साल से तकरीबन चिड़िया कहते हैं ना पर नहीं मार सकती, वो कैफियत है। अच्छा, अब इससे एक सवाल जन्म लेता है जिसकी वजह से एतराज़ात हो रहे हैं कि 2 महीने की तारीख क्यों। पहला सवाल ये है कि इमरान खान किस हाल में है, पीटीआई के किस आदमी को मिला के या पीटीआई के किस वकील को इजाज़त दे के वहाँ पे जो पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो इमरान खान के साथ, जिसके पॉलिटिकल स्टेक्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसको मौका दिया गया है। इतना बड़ा निज़ाम है, इतनी बड़ी अदलिया है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतने बंगले हैं, इतनी बड़ी मराहत हैं, इतनी बड़ी पेंशन्स हैं, ये सारा कुछ तो है ना। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसके साथ मुलाकात कोई भी नहीं करवा पा रहा, और जिसका दरवाज़ा एक फेयर ट्रायल की तरफ कोई भी नहीं खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि लोगों का जो कारकुन है ख़ास तौर पे, या जो अहदेदार हैं जो बोल रहे हैं, वो उनका गुस्सा अगर करें तो तब भी जायज़ है। वो एतराज़ कर रहे हैं, ये एतराज़ बजा है।
पर बाबर साहब, ये तो अब अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की फैमिली भी एतराज़ कर रही है और बड़ा स्ट्रांगली एतराज़ कर रही है कल के इस ऐलान के बाद कि कमो बेश ये जो 7 हफ्ते अब दे दिए गए, उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान साहब को इंतज़ार करवा रहे हैं, हमें तो इस कॉल की समझ ही नहीं आ रही। सो ये अलीमा खान साहब, और आप जिस तरह से भी कह रहे हैं कि जो उनकी कंडीशंस हैं जेल के अंदर, जो लास्ट बताया भी गया सलमान सफदर साहब की भी तरफ से कि 85% अगर उनकी आँख ज़ाया हो चुकी है तो वो अर्जेंसी, वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से शो की गई? देखिए, ये तो किया जाना चाहिए था। बेसिकली जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो किसके लिए थी? बेसिकली जो सारा माहौल हम बना रहे हैं वो किसके लिए? बेसिकली जो पब्लिक उठती है वो किसके लिए? जलसे में कोई दूसरा आदमी कोई जलसा किसी जगह अनाउंस करके 1000 बंदा भी नहीं जमा कर सकेगा। ये जो सारे कल निकले हुए थे, ये सारे इमरान खान के लिए निकले हुए थे, और इमरान खान का किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कौन मना करा सकता है? मैंने पहले भी कहा था, आपके शो में कहता हूं मैं, चीफ जस्टिस साहब से, याया आफरीदी साहब से, वो प्रैक्टिकली वकील भी रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मुकदमा था जो अटक किले में चल रहा था, उसमें वो उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम में मैं उसको लीड कर रहा था, उस ट्रायल को। मैं नाम नहीं लेता शख्सियत का, केपी से थी। तो ये असल इशू ये है कि कौन माने है, ये तो ये बताएं, या हमें, और या आप ले चलें, एक आप ले चलें प्रोसिक्यूटर, एक आप हमें ले चलें, और आप चले जाएं और आप दौरा कर लें उनके सेल का, और आप उनसे कम से कम एक ऐसी शख्सियत, मैं आप ये एक मिसाल कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा उठाया जाए किसी के पास हो, वो प्राइवेट आदमी के पास हो या पुलिस के पास हो या किसी LEA के पास हो, और कहा जाए घर वाले आप तसल्ली रखें वो खैरियत से, तो क्यों घर वाले तसल्ली रखें भाई? वो हेबियस कॉर्पस फाइल करेंगे, वो परेशान होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शख्स ऐसा बता दें जो ये कहते हैं कि वो बहुत उनको खाने वहाँ पे मिल रहे हैं, उनमें से किसी से पूछ के बता दें कि इमरान खान किस हाल में, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, इमरान खान किस हाल में, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ये 2 सवाल। और कौन सा कानून है दुनिया के अंदर, कौन सा ज़ाब्ता है और कौन सा दस्तूर है जिसके नीचे दस्तूर जुबान बंदी के अलावा कि लोगों ने एक तस्वीर उनकी देखी तो वहाँ से जो तस्वीर खींची वो पूरा डिपार्टमेंट जो था उसके साथ क्या हुआ, ये भी एक अलग से दास्तान है। जो असल इशू है वो ये है कि इमरान खान का खौफ है। असल इशू ये है कि इमरान खान की तस्वीर भी इतने आदमी इकट्ठे कर सकती है, इमरान खान की तकरीर भी वहाँ कोई पिछली नहीं सुनाई जाई। मेरा तो ख्याल था कि उस जलसे में जो इमरान खान की कुर्सी है उसको खाली रख के वहाँ से तकरीर चलानी चाहिए थी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती। लेकिन ये जो हालात हैं मौजूदा, इनके अंदर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना अदलिया के पास से है और ना ही किसी और जो मुतलका लोग हैं वो तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। मैं जिन कोर्ट्स ने नोटिस किया हुआ है कि आप बताइए कि हमें कि इमरान खान की साल में, उन कोर्ट्स को, उन जो नोटिस है उसके मुताबिक कोई एक दिन आप रख के इमरान खान को अदालत में तलब कर लें। और एक से ज़्यादा मरतबा एक जज साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान को तलब करने का इंदिया दिया, वो ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जो सारा निज़ाम है, ये निज़ाम इस बात से क्यों खौफज़दा है कि एक शख्स आया तो वो तरक्की जिसके बारे में पहले दिन कहा गया था कि डॉलर ठीक हो गया, आखिरी दिन कहा जा रहा है कि सारा कुछ कोलैप्स हो गया। और ये कह देना, राना साहब भी अब, डॉक्टर साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के मसला निज़ाम में नहीं है, मसला कमी हम में है, क्योंकि आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। सो ये एतराफ़ कर लेना अब क्या सिर्फ काफ़ी होगा 4 साल के बाद, जहाँ पर आपने भी जिक्र किया आइनी तरमीम और तमाम जो इक़दाम किए जाते रहे? ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़े ईद कुर्बान वही ज़बा भी करे है और वही ले सवाब उल्टा। ये क्या शर्म भी नहीं आती लोगों को? मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा, वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो एडवाइज़र हैं। ये जो पूरा निज़ाम है सारे का सारा बैठा हुआ, PDM 3 मैंने इसका नाम रखा हुआ है। इसके लोग जब कहते हैं वो जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, हम ये नहीं करेंगे, ये इनको एक कोई ऐसी आप देखेंगे गीदड़ सिंगी सुंगाई जाएगी कि ये सूबे बदलने क्या, ये पाकिस्तान का नाम बदलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान पहले
रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। नाम तो एक दफा पहले ही बदल चुका है, लेकिन ये सारा कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ खौफ इमरान है, डरने की जरूरत नहीं है। इमरान खान देखिए, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता कि वो इन हालात में भी, जब आखिरी दफा भी उनकी गुफ्तगू हुई मीडिया के साथ, आई वॉज देयर, जेल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मेरा नाम लेके मुझे कहा ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर दें बाबर इनको। मैंने की, आपके बहुत सारे सहाफ़ी थे वहाँ पे। तो उस दिन से लेके और जिस दिन से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो कहते हैं कि मैं किसी से भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सौदेबाजी नहीं कि क्या लेना है और क्या देना है, ये गुफ्तगू वो नहीं करेंगे इमरान खान, सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट। दूसरा ये है कि वो कौन सा नेशनल इशू है जिसके डिसीजन में कंसेंसस पैदा करने के लिए इमरान खान को बाहर रख के कोशिश की जा रही है या की जाती रही है कि इमरान खान ना हो तो हम इजीली इसमें से गुजर जाएंगे और इजीली हम नेविगेट कर जाएंगे। मसला खालिस्तान सियासी है। इस्लाम जो सबक देता है उसको भी भूल गए कि अदल इस पूरी कायनात की बुनियाद है, मुसावात पूरी कायनात की बुनियाद है। एक शख्स के लिए ना अदल है, ना मुसावात है, ना दस्तूर है, ना फेयर ट्रायल है, ना वकला तक रसाई है, ना बेटों से गुफ्तगू है, ना बहनों को मिलने दिया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई और किसी चीज़ का इंतज़ार करेगा तो वो मेरे ख्याल में वक्त जाया करेगा, और वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए कि उनको फौरी तौर पे लाना चाहिए हॉस्पिटल, उनकी बहनों की मौजूदगी में, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स। और ये भी चीफ जस्टिस साहब ने, इन्हीं चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है कि उनकी मर्जी के डॉक्टर भी शामिल करें आप। सो ये तो टाइम एंड अगेन बाबर साहब, आप लोग की जमात, आप लोग सब जो है वो ये बात रेस करते आ रहे हैं, मुतालबा तो किया जा रहा है, लेकिन मुतालबे के लिए और उसको तस्लीम करवाने के लिए एक प्रेशर बिल्डअप होना है। और जब जहाँ आपने खुद भी जिक्र किया कि अब जब ये एतराफ़ भी हो रहा है कि निज़ाम तबाह हो चुका है, तो ये प्रेशर और मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 7 हफ्ते की एक पूरी एक मजीद मोहलत दे दी है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है हुकूमत को, ये इस हाईएस्ट पॉइंट को कैपिटलाइज कर सकेगी जहां पर हुकूमत पे एक प्रेशर डालने और अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने की एक रास्ता अभी है, एक रास्ता अलीना अभी है। आपने जो अलीमा खान की बात की है, वो अकेली नहीं है इस मामले में जो कुछ उन्होंने कहा है। मेरी भी ये ओपिनियन है। जो असल इशू है वो ये है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि 7 हफ्ते हम इंतज़ार करेंगे। आप कल से शुरू कर दें पूरे केपी के अंदर, और कल से फिर दोबारा शुरू कर दें आप स्ट्रीट मूवमेंट, और एक डेट अर्ली कर लें इसकी। ये कोई वो जो कौमी दिन होते हैं वो उस मुकर्रर दिन पे मनाए जाते हैं, जो सियासी दिन होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो सियासी दिनों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और आपने कहा कि 27 से पहले इनको स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मज़ीद मोबिलाइज करने की तरफ जो है वो आना चाहिए। बट बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। और नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी इजाज़त से राना साहब स्टूडियो में मौजूद है, और चूँकि उनकी हुकूमत, इस हुकूमत का हिस्सा आप भी है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे राना साहब की पार्टी है, और ये मल्टीपल डायरेक्शन से अब प्रेशर फेस कर रहे हैं। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात डेडलाइन दे दी है एक मार्च की जानिब, और इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च करेंगे 27 सितंबर। ऑल्दो के बड़ा टाइम आपको कंफर्टेबली आप लोगों के पास है, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है वो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उन्होंने आपको पैगाम दिया था। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा अगर अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर अपोजिशन की जमातों का इजलास नहीं बुलाते तो मौलाना साहब विल कन्वीन एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एंड गुज़िश्ता रात भी और गुज़िश्ता हफ्ते भी मोहसिन नकवी साहब अपनी उसी बात को उन्होंने रिटरेट गुज़िश्ता रात भी किया कि निज़ाम तबाह हो चुका है, येट आपकी हुकूमत के हवाले से वो कह रहे हैं कि आप मुद्दत अपनी मुकम्मल कर लेंगे। ज़्यादा प्रेशर किसकी तरफ से आपको फील हो रहा है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो 5 अगस्त की कॉल थी, और मैं 5 अगस्त को मुझे याद आया जब दिन ख़त्म हो रहा था कि इनकी कॉल थी, तो क्या हुआ, तो मुझे तो कहीं कुछ नहीं नज़र आया। और जो इन्होंने पेशावर में जलसा किया वहाँ सुनने में आ रहा है 7000 बंदे थे। तो अब उन्होंने 2 महीने बाद की कॉल दे दी है।
तो उसके बाद फिर 2 एम्पल महीने टाइम आपके लिए नहीं, काउंटर करने के लिए आप मैं ये कह रहा हूँ जब 27 सितंबर आएगा तो वो कहेंगे अब नवंबर है, नवंबर के बाद जो है वो अगला साल आ जाएगा, तो ये मामला चलता रहेगा इसी तरीके से। जहाँ तक वो टिकटॉक की बात है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, देखें हमारे इत्तेहादी हैं, इनके साथ हम बैठेंगे, थोड़े जज्बाती हो गए, हार तस्लीम नहीं कर पाए, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता अभी जब इलेक्शन का ये ज़ोर और शोर है ये ख़त्म होगा तो मेरे ख़्याल से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जो जरदारी साहब हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, एक वो एंगल है, यहाँ भी दो मोड चलते हैं ना, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, तो वो जब वो शिफ्ट होगा मामला तो वो मैं समझता हूँ कि इतना कोई इशू नहीं है। हम इनके साथ बैठेंगे, इनको समझाएंगे कि भाई हमने भी हार तस्लीम की थी, आप भी कर लें और आगे बढ़ें, इस लड़ाई झगड़े से कोई इसका फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात है मौलाना साहब की, देखें मौलाना साहब के साथ भी हम इंगेज रहते हैं और उनके साथ अगर हमें उनको मिलना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा तो ज़रूर बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब एक अच्छे सियासतदान हैं, कुछ उन्होंने कमेंट्स गलत किए, वो हमने कंडेम भी किए अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और शहदा के हवाले से, वो अफसोसनाक थे। बहरहाल हम उनके साथ इंगेज करेंगे, हमें नहीं लगता कि वो कोई बाकी अचकजई और वो सो पीटीआई को आप उस संजीदगी से नहीं ले रहे, उनकी डेडलाइंस को। पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि ये भी सिर्फ इलेक्शंस तक का एक माहौल है, इनको भी समझाएंगे। मौलाना साहब से भी आप मुलाकात कर लेंगे। मोहसिन नकवी साहब जो कि कैबिनेट के मेंबर हैं, उनका क्या करेंगे, जो गुज़िश्ता रात भी कह रहे कि निज़ाम तबाह हो चुका है? देखिए, निज़ाम की जब बात आती है तो निज़ाम के हवाले से तो मैं भी कुछ सवाल उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम हुई, उसको अब 2010 में हुई, तो एक सेंटर से, सेंट्रल हुकूमत से दूसरी सेंट्रल हुकूमत तक जो है वो डेवोल्यूशन होगी, लेकिन सूबों की सेंट्रल हुकूमत से डिस्ट्रिक्ट्स पे डेवोल्यूशन नहीं हुई या टाउन्स पे डेवोल्यूशन नहीं हुई। तो ये तो अच्छी डिस्कशन है। देखें, बात ये है कि मैं तो लोकल बॉडीज़ का पहले दिन से हमायती हूँ और हमें उस तरफ ये डिबेट जो है, आप कह लें कि सूबे बन जाएं या आप कह लें कि जो है वो जो कह रही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो मैं नहीं समझता कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी को देने तो वो कोई अच्छा हल नहीं है। बहरहाल मैं तो लोकल बॉडीज का हमायती हूँ। राइट, मैं इसकी तरफ आऊंगी राना साहब, लेकिन उससे पहले हसन मुर्तज़ा साहब, जो राना साहब भी कह रहे थे ये लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों का आम तासुर भी यही है कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नोकझोंक नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ तो मेरे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं है कि वो इस इत्तेहाद से बाहर आए। सो बात जो शुरू हुई फॉर्म 47 से होते हुए अब जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बिलावल साहब कह रहे हैं, ये मुमकिन तौर पे आप लोग क्या करेंगे? ये 10 तारीख के बाद जो है वो दोनों जमातें उसी निज़ाम का हिस्सा होंगी कि जिस निज़ाम के ऊपर गौहर साहब कह रहे हैं कि एक एतमाद खो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर उनकी कैबिनेट के मेंबर की तरफ से ये बात की जा रही है? देखें, राना एहसान साहब से हमारी बड़ी अच्छी, इनके ख़ानदान से, इनके वालिद साहब से हम कुलीग भी थे, बड़ी एक न्याज़मंदी और एक एहतराम का ताल्लुक़ है। मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनको कुछ इस किस्म की बात कहूँ, लेकिन अभी वो कह रहे थे कि हम इन सारों को समझाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी, मोहसिन नकवी साहब को भी, पीटीआई को भी, मदरसा खोलने का प्लान बता रहे थे, हुकूमत में रहने का नहीं बता रहे थे। ये सारी चीजें ठीक करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। हर आदमी उनसे नाराज नाला क्यों है, क्या वजह है? अब कश्मीर का इलेक्शन कोई इशू ही नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े इलेक्शंस आ रही है, बड़े जीती है, हुकूमतें भी बनी हैं। हम कतन नहीं इस चक्कर में कि वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी। ठीक है, धांधली हुई, वो हमारे साथ 88 में भी हुई, हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वो नताइज माने, 90 में भी, 93 में भी। टोटल आप देखते हैं, इवन के 2008 में जब हमें गवर्नमेंट दी गई तो हमें लंगड़ी लूली गवर्नमेंट दी गई। हमें उस वक्त दी जाती है जब कोई और हल नहीं होता, तो एक कमजोर गवर्नमेंट हमारे गले डाल दी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों का खून जो है वो रायगा नहीं जाने देगी।
उस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि हमारे कारकुनों को कत्ल किया जाए, हमारे कारकुनों पे झूठी 302 के FIR दी जाए और फिर ये बहतान लगाया जाए कि कश्मीर के अंदर तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। भाई जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, वजीर आजम खत्म हो गया, कैबिनेट खत्म हो गई, सारे जो हैं वो फारिग हो गए इलेक्शन कमीशन के पास। अब इलेक्शन कमीशन किसका है? वो बिल्कुल आपका है, उसमें किसी का हिस्सा ही नहीं है, उसे मौत भी याद नहीं है कि मरना भी है। नहीं, लेकिन वो आज तो हसन मुर्तजा साहब, फारूक हैदर साहब तो आपकी जमात पे इल्जाम लगा रहे थे। चीफ सेक्रेटरी आपका, मेरी सुन ले ना, मेरी सुन ले, अर्ज सुन ले। अब इतने प्रोग्राम कर चुके हैं उसमें जी, पीपल्स पार्टी ठप्पे लगा रही थी जी, ठप्पे हम लगाते रहे, जीते ये रहे। अगर हम ठप्पे लगाते होते तो हमने जीतना था भाई, आपने नहीं जीतना था। अगर बैलेट बॉक्स चोरी होते हम करते तो हमने जीतना था, आपने नहीं जीतना था। हम तो आपको सबूत दे रहे हैं, जिन लोगों ने बैलेट बॉक्स उठाए उनकी वीडियोस दे रहे हैं जिसमें उनकी चेहरे नजर आ रहे हैं। हम आपको बैलेट पेपर जलाते हुए वीडियोस दे रहे हैं जिन लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते, उनको करार वाकया सजा देते, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अब आपको कहते हैं, आप कहते कि इनके घर से पटवारी पीपल्स का तो हो ही नहीं, पटवारी तो होता ही नून लीग का है। पटवारी हमारे खाते में डाली जाने पे किसे जियाले का कहते जाते। अब उस पटवारी को जो पकड़ा गया है उसको उल्टा लटका देना। अगर जिस घर की वो वीडियो या तस्वीरें बनी है उसकी फरांसें करवाएं, वो पीपल्स पार्टी का घर है या कोई फेक घर पीपल्स पार्टी के नाम पे डाला हुआ है। देखिए हम हर तरह से साहब ये जरूर बताएं ना कि 10 तारीख के बाद हमें क्या माहौल, सिस्टम भी चले। सो ये सिस्टम के, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू दिन से कहा गया कि सिस्टम के आप जामिन है, आपकी जमात सिस्टम की जामिन है। सो इस गारंटर के रोल ही को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए हम सिस्टम को कोई डीरेल नहीं कर रहे, हम सिस्टम को कोई डीरेल नहीं कर रहे, हम कोई गैर आईनी हरकत नहीं करने जा रहे, हम कोई साइफर लहराने नहीं जा रहे, हम कोई आपको इस इलेक्शन की बुनियाद पे मोदी पाकिस्तान आना याद नहीं करवाएंगे। हम किसी भी हवाले से पाकिस्तान के एंटी कोई चीज नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन पुरअमन तब्दीली का तो हम हक रखते हैं। जो हकूक हमें आइन और कानून देता है उसके मुताबिक तो हम सियासत कर सकते हैं ना। पीपल्स पार्टी से आप कभी ये तवक्को ना करें कि हम किसी की तरह यहाँ पे जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, डी चौक, पार्लियामान के ऊपर वो बात ठीक है हसन मुर्तजा साहब, 2022 के भी वो लम्हात थे कि जब महंगाई की शरह को देखते हुए की कोशिश करें, ये नहीं है ठीक, लेकिन वो 2022 के भी लम्हात लोग याद कर रहे हैं कि वो करना हमारा हक है, ठीक, वो करना हमारा हक है। उसके अलावा तो हम कोई नई तहकीक, हमने क्या कोई मुक्ति बानी है कि हमने नहीं वो, लेकिन हसन मुर्तजा साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब के अब निजाम के हवाले से ये बयान दे देने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एतमाद खो चुके हैं अवाम का, असम्बली का। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए मैं तो इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का बयान नहीं है, वो उनकी कबीना के काफी सारे लोग वो बयान दे रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने दिया है। वो पीटीआई के काफी सारे लोगों ने उससे इत्तफाक किया है। मैं तो हैरान हूं कि अगर पीटीआई इत्तफाक करने पे आए तो मोहसिन नकवी साहब के साथ कर ले और ना करने पे आए तो जमहूरी कुव्वतों के साथ भी न बैठे। सो कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूंगी, मैं राना साहब की तरफ भी आती हूँ, बट मैं हसन मुर्तजा साहब, मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं कन्वर्जेंस नजर आ सकती है पीटीआई के साथ किसी, क्योंकि बिलावल साहब ने ऑफर तो की भी है उनको हैंडशेक की। राना साहब, ये ऐसी भी सिचुएशन परहैप्स लोग असेस कर रहे हैं कि बन सकती है। मैं राना जी अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इतना कोई मामला कोई बिगड़ा नहीं है और पीपल्स पार्टी की तो आपको क्यों लग रहा है कि मामला बिगड़ा नहीं है अभी तक? नहीं, देखिए बात जहाँ तक आपने वो मोहसिन नकवी की बात की वो तो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त बात होनी चाहिए
और उन्होंने खुद अब क्लैरिटी उसमें ले आए कि जो भी उनका ख्याल है बहरहाल But it did not have to take 4 ministers from Prime Minister शहबाज साहब कैबिनेट के जो आके मोहसिन नकवी साहब की बात को इंडोर्स करें, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक मिनिस्टर जो है वो ज़रूर सामने आके ये बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने भी आपको ये कहा कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तो की जा सकती है ना, और ये जो खुश हो रहे हैं सब लोग कि सिस्टम में खराबी है, तो सिस्टम में सूबे। वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जमात से चूंकि अभी आवाज़ें आ रही, चंद साहब भी कह रहे थे कि हमारी जमात में अक्सरियत की राय है कि हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। क्या एक्सपेक्ट किया जाए हसन मुर्तज़ा साहब 10 तारीख के बाद? देखें, हम तो समझ रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं। हमारा तो समझ रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं। हम तो अलग हो गए हैं जी। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं। अभी एक चीज राना साहब ने कही कि हम 2-2.5 साल अभी रहते हैं, हम मजीद जो है इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, मजीद इंशाल्लाह। अब मजीद में मतलब है कि तेल में भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत आगे इस पहुंच चुकी हैं कि अब आम आदमी के वो दस्तरस में नहीं है। अब मजीद में क्या वो भी बढ़ेंगी। हम गंदम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। हम आज 95 अरब की गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अपनी मक्की का सीड है, हम चाइना से लेते हैं। हमारे पास पिछले 20 सालों में कोई शुगर केन का जो बीज है वो नहीं नया, कोई वैरायटी नहीं आई। हमारे पास जो आलू का बीज है हम वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भाई कौन सी हम मजीद नहीं करेंगे। हमने पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर ये पास किया कि 1 लाख आदमी को नौकरियों से फारिग कर दिया और बेंच बजाए गए उस पे कि हुकूमत से बोझ उतर गया। हमने यूटिलिटी स्टोर्स खत्म कर दिए, हमने पास्को खत्म कर दी। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। राना साहब, बेहतरी नहीं है। हम जो भी कर ले ना, इसको हम बेहतरी नहीं कर सकते। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हमने इसको दिवालिया होने से रोक लिया, और वो किस तरह रोका वो आप भी बता सकते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम कर्ज लेते हैं, कर्ज की किस्त अदा करने के लिए। इसको अगर हम बेहतरी समझते हैं तो बेहतरी होगी होगी, अगर ना हमें तो ग्रास रूट लेवल पे आप आज आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूं कि लोग किस सतह गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपने इलाज जो है वो आउटसोर्स कर दिया है, आपने तालीम अफ्स कर दी है। यहाँ पर पढ़ाई आम बच्चे के लिए इतनी महंगी हो गई है आप सोच नहीं सकते। लेकिन रोना आता है खुदा की प्लीज कसम, सर, कतई कलामी की माफी। RSC चले जाओ। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ जब मुल्क में हो रहा है, सब देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को किसने रोका है सड़कों का रुख करने से? क्योंकि यही पीपल्स पार्टी थी जब 11 से 12% इन्फ्लेशन पे महंगाई की शरह थी, तो 2022 में लॉन्ग मार्च किया गया था सिंध से लेकर इस्लामाबाद। मेरी अर्ज सुन लें। हम तो इस चक्कर में साथ बैठे, गाली भी खाई, सारा कुछ किया। हमें क्या मिला? सदर मिल गया, चेयरमैन सेनेट मिल गई। उनके पास कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है? कौन सी वो किसी को कोई ग्रांट्स दे सकते हैं, कोई फाइनेंस किसी को कर सकते हैं, किसी को रोटी दे सकते हैं? सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। और 18th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनको दी थी। जहां तक ताल्लुक है आप यही तो ताना दे रही है राणा साहब की पार्टी। एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज एक सेकंड दे दे भाई। हम तो इस चक्कर में थे कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर कंप्रोमाइज किया, हमने अपनी सियासत का नुकसान किया और हम साथ बैठे रहे। हमने इस मुल्क का जुग्राफियाई सूरत हाल ठीक नहीं है, हम साथ बैठे रहे कि हमारी फौज है, हम सारी कौम उसके पीछे खड़े हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर हमें ये दिखाया गया कि यहाँ पे इंतशार की सियासत हो रही है और यहाँ पे तोड़ फोड़ और शोदा को नुकसान
हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। पीपल्स पार्टी तो अपने नजरियात पे कब्ज करके भी बात रही, और आज हम चाहते हैं कि बेहतरी करें। हम ऑपोजिशन में भी बैठे हो तो हम इन पे पत्थर नहीं मारेंगे। हम एक जो जमहूरी हमारे हकूक हैं उनके लिए आवाज उठाना तो कोई इनकी दुश्मनी और मुखालफत नहीं है। और ये तो छोटी छोटी बातों पे अब भी गालियां देना शुरू हो जाते हैं। इनका वो साद रफीक भुट्टो साहब पे जाके उसने बात की, राना सनाउल्लाह जो हमारी नर्सरी में पाल के गए, राना साहब बोले तो वो भी बांग्लादेश पे बोले। हम कहते हैं ना, हम जो उसमें कसूरवार है तो करो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया, किसने रोक रखा है उसे पब्लिश कर दें। यार खुदा के लिए, अगर एक आपका इत्तेहादी आप समझते हैं कि आपसे नाराज है तो आप उस पे उस्मा बुखारी साहबा को कहेंगे कि चल भाई इसको जाके जूतियां मार। आप हमें कभी टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी ऐसी जबान हमने सुनी, हमने कान पकड़ लिए कि यार हम तो आपको वोट करके आपके साथ बैठे थे, आप हमारे कारकुन को गोली मारने से लेके गाली तक किसी चीज पे भी आप वो सोचने पे भी तैयार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इन हालात में ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। कोई हमें इनसे बहुत प्यार था, बड़ी मोहब्बत की शादियां की और इस अलहदगी पे हमें दुख भी है। हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं अलहदगी हो गई है, मोहब्बत की शादी थी राना साहब, और बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर को जो है वो मनाते और कोई अच्छी शाइस्ता गुफ्तगू होती, जिस किस्म का माहौल बना दिया गया इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के 2 फेजेस के दौरान, और जितनी बोतान तराशी इल्जामात लगाए गए। फॉर्म 47 तो आप लोग के लिए नया नहीं है, फॉर्म 47 का लेबल, लेकिन ये मामला हमारे पे ये एक चीज साबित नहीं कर सकते कि हमने कहा हो कि यहाँ मोदी आया था, क्या हम उस पे खेल नहीं सकते थे? नहीं, मैं हमने जवाब जगह पे भी जिक्र किया हो। देखिए बात सुने ना, ये मेरे सीनियर हैं और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो बहुत कुछ बोल सकते थे। नहीं तो इन्होंने ये भूल ही गए कि ये सारी इनिशिएशन तो इन्होंने की है। यानी कि देखें, अगर किसी की जान गई है तो वो तो बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए, और अगर कोई उसमें गिल्टी होता है आप उसको कानून के मुताबिक, अगर उसकी फांसी की सजा है फांसी दें, उम्र कैद है उम्र कैद दें। हम तो नहीं कहते कि आप किसी को प्रोटेक्ट करें। तो ये तो देखें, हम तो वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे जिस तरह ये लड़ रहे थे, हुकूमत इनकी थी, वजीर आजम इनका था, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी थी, सारे मामलात इनके पास थे, 8 महीने से ये चला रहे थे। अब देखें, अब बात क्या है, अब बिलावल साहब जो हैं वो वीडियो लगाते हैं, टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो ये भूल गए कि बिलावल साहब क्या इल्जामात हमारी जमात और हमारी लीडरशिप को किस तरह ललकार के किस तरह के इल्जामात को दे रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें ताली 2 हाथों से बचती है। पहला हाथ इन्होंने आगे किया था, फिर हमने दूसरा हाथ आगे किया था। एविडेंसेस के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हसन मुर्तजा साहब की पार्टी ने रखी, एविडेंसेस सामने रखे। 130% एक अगर पोलिंग स्टेशन का 130% टर्नआउट, जिसमें वोटर से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हो जाए। बात ये कि अगर इनके पास ये हकायक है, इनको लेके जाए इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन बात ये कि ये तो इनके दावे हैं ना कि इतनी पोलिंग जो है वो 100% पे थी या 130% पे थी। उसको देखें, ये इनको साबित करें जाके, हम तो नहीं रोक रहे। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि रीपोलिंग करा लें, हम कर लेंगे। हम तो नहीं वो ये नहीं कि कह रहे कि वो ना कराए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उनका बड़ा सख्त एतराज है। फिर तो हर एक के हवाले से सख्त एतराज है। हम भी एतराज डाल सकते थे गिलगित बल्तिस्तान में कि इन्होंने धांधली की है, इन्होंने चोरी किया है मैंडेट, ये फॉर्म 47 के नहीं तो हमने किया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके इन्होंने हुकूमत ली है। हम वो ऑपोजिट एंगल ले सकते थे ना, जो ये आज इन्होंने कश्मीर पे लिया हारने के बाद। हम भी ये रोना डाल सकते थे, हम भी ये चीखें मार सकते थे कि ये जी ये किया, फलाना हो गया, ये हो गया, लेकिन हमने वो नहीं किया। देखें बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर इनके पास बलूचिस्तान है, सिंध में ये बैठे हैं, जीबी में इनकी हुकूमत है, आइनी उहदों के अंदर ये बैठे हुए हैं, ये भी इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। सारे कहें कि वो इनके पास जी सदारत फलाना ढमकाना कुछ नहीं है, सेनेट चेयरमैन इनके पास है, गवर्नर इनके बैठे हुए हैं। बात ये है ऑल पावरफुल तो प्राइम मिनिस्टर है। नहीं तो अब हमने तो इनको कहा था उधर भी आ जाए, हमने तो वहाँ की भी दावत दी थी कि आना है तो उधर भी आ जाए। तो अगर ये नहीं आए और इन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, ये जो है
ये सख्त काम ये करें, सुकून वाले काम में हम बैठते हैं। हमने तो अपना जो है वो बिल्कुल लहरों के साथ हम लड़के मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से या कहीं भी मामला जो है वो नहीं बिल्कुल भी हम इनको देखें, ये अगर नाराज है तो हम इनको मनाएंगे। ऐसी कौन सी बात हो गई, अगर दोस्ती कोई थोड़ी अरसे के लिए कुट्टी में तब्दील हो गई है तो हम इनको जब भी डालेंगे तो इंशाल्लाह ये इलेक्शंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, एक वर्जन है बिलावल भुट्टो साहब का, वो उसमें नौजवान क़यादत और इमोशन जज्बाती। दूसरा वर्जन है जरदारी साहब का, वो सदर पाकिस्तान है, वो समझते हैं निटी ग्रिटीज को, वो चीज़ों को, वो उनकी अलहदा सोच है। ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह, हम भी मेहनत करेंगे इनके ऊपर। हसन मुर्तज़ा साहब, फाइनल कमेंट्स है, आपके ऊपर मेहनत की जाएगी और आप लोग को मनाया जाएगा, और 10 तारीख के बाद वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब एक तरफ नौजवानों को बज़ाहिर तो इलेक्शंस के उसके लिए वो जोश जो है वो गरमा रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब के भी फिर विजडम जो है वो फिर शायद इजाज़त ना दे कि आप लोग इस इत्तेहाद से अलग हों। नहीं, हमने कोई ना इनको गिराना है, ना इनको कोई तकलीफ देनी है। हमने अपनी सियासत इशू बेस्ड सियासत करनी है, हमने इश्यूज पे आके बात करनी है। हमने कोई इनको थोड़ा गालियां थोड़ी देनी है। सर, ये जो टिकटॉक और उल्टी गिनती शुरू, ये क्या जरूरत थी वैसे? टिकटॉक ये इनकी छेड़ क्यों बन गई है? मतलब है ये हम तो एंजॉय कर रहे हैं हम तो एंजॉय कर रहे हैं। राइट, बट थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त कराना। एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।